स्टूडेंट्स, MA2 के अंदर हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये कोई नया चैप्टर नहीं है, हमने MA1 के अंदर इसके अंदर बेसिक्स में हमने पढ़ी थी। और आपको पता है कि ओवरहेड्स आर मेड अप ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें एक छोटा सा समझ लो एक 10 से 15% की एक चीज नहीं है, जिसके लिए बिल्कुल जीरो से मैं करवा रहा हूँ कि वही MA2 में डिफरेंस और वही F2 के अंदर भी सेम होगा। What are the overheads? Overheads are the total of the indirect costs incurred in the course of making product or providing a service. Overhead can not be traced directly and in full to the product services. An indirect cost or overhead is the cost incurred in the course of making a product or providing a service which cannot be traced directly in full of the product or services. Overheads are the total of the following. किस किस का टोटल है भाई, जरा बता दो। इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor and indirect expense. One common way of categorizing overheads is as follow: production overhead, administration overheads, selling overheads, distribution overhead। हैं तो सारे इनडायरेक्ट ही, लेकिन तुमने देखा होगा एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अगर देखा जाए तो ओवरहेड्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, और वो ये हमने पढ़ी थी कि एक होता है प्रोडक्शन ओवरहेड और एक क्या होता है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड जो प्रोडक्ट से जो है रिलेटेड है, और जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उसमें आपके पास जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आ गई। उस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को इसने ये सारे तीनों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाइफिकेट कर दिया। और प्रोडक्शन ओवरहेड में फिर अगर इसके अंदर और डिटेल में जाए तो एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। जैसे लाइट का बिल जो है वो वेरिएबल है। ऑन द अदर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में अगर आ जाओ तो जितने भी HR वालों की जितनी भी सैलरीज हैं वो सारी फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहलाएगा। इसी तरह से सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर जितने भी सेल्समैन हैं जिनकी फिक्स सैलरी है तो ये फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स में आ जाएंगे। और अगर उसके पास कमीशन होगा तो फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे। यानी कि ये प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में उसको पहले इन्होंने डिवाइड करा, जो हमने पहले भी पढ़ा था, याद है ना। प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। प्रोडक्शन के बाद के मराहिल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। ये ओवरहेड्स की दो काइंड्स हैं। अच्छा सर, व्हाट नेक्स्ट? तो इसके अंदर तो प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम शायद याद हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड याद है, और फैक्ट्री ओवरहेड याद आ रहा है। ये सारे इसी के नाम हैं। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स, याद है। What is absorption costing? Absorption costing में याद हो, there are two different school of thoughts। एक था absorption costing system और एक था marginal costing system। Absorption costing system में हम जो है रखते थे कि कॉस्ट पर यूनिट का जब हम चार्ट बनाते थे, अगर याद हो, तो हम लेते थे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट, तो प्राइम कॉस्ट हो गया। इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट भी लेते हैं, और फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को भी पर यूनिट में एब्जॉर्ब करने का नाम नॉन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड ना, ये भी लिए थे ना, दोनों लिए। तो ये हमने जो है कॉस्ट पर यूनिट का हमने चार्ट लिया था जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, वेरिएबल वाले आइटम देते हैं, फिक्स वाला कोई भी आइटम नहीं लेते। और तुम जो कह रहे थे कि सर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में।
द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद प्रैक्टिकल रीजन फॉर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. द मेन रीजन फॉर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन. किसका है? फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए है. अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो देयर आर टू मेन रीजन फॉर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये लिखा है, यानी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड सारे आ गए. और बी क्या है? एस्टेब्लिशिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज. ये दो मेन रीजन है फॉर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. थ्योरी में अगर आ जाए तो याद रखना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए क्या लिखा है ये जरा पढ़ो. देयर आर टू मेन रीजन फॉर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. क्या है? एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसी केस में फुल कॉस्ट लेते ना, यानी तुम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, अगर कोई बंदा आके हमसे जो है सवाल पूछता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, और इफ आवर कंपनी इज यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो हमने तो पूरी की पूरी कॉस्ट पर यूनिट में ली हुई है. लेकिन अगर हमारी कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग लेती है और देखेंगे व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ योर प्रोडक्ट, अब उसको पूरी लंबी करनी पड़ेगी कि यार इसमें हमने सिर्फ वेरिएबल लिए हुए हैं, तो बोलेगा यार फिक्स कॉस्ट कहाँ है, वो हम पीरियड में माइनस करते हैं. बोला भाई मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट मांग रहा हूँ यार, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पूरी थोड़ी है. मार्जिनल कॉस्टिंग में वो प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट थोड़ी है, क्या बात कर लो, वो पूरी कॉस्ट है ही नहीं मार्जिनल में. आगे बढ़ते हैं. व्हाट नेक्स्ट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोसीजर ये आपने बता दिया था. अच्छा, अब ये अगर आप देखो, द overheads incurred by the service cost center must be shared among the production cost center until all the overheads are within the production cost centers. ये हमने पहले MA1 में पढ़ा था, कोई नई चीज नहीं है. Finally the total overheads can be shared among the units which are made in each of the production cost center. There are 3 steps involved in calculating the cost of overheads to be charged to cost per unit are. हमने पढ़ा था शायद एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, और फिर हम रीअपॉर्चमेंट भी पढ़ते थे, याद करो. और फिर आता था एब्जॉर्प्शन, याद हो अगर. क्लियर हो रही है बात? और ये जो है रीअपॉर्चमेंट का मतलब था सर्विस कॉस्ट सेंटर को ओवरहेड्स को जब एक टोटल बांट जाता था, उसको कॉस्ट सेंटर में बांटने का नाम रीअपॉर्चमेंट था. अब देखो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स. एलोकेशन is the process of assigning whole item of cost to the cost center. It is the first stage in the absorption costing process. Allocation जो है बटे बटाई जो होते थे, मेनली आता था इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर. जो भी हमारे, अच्छा हमने पढ़ा था देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स थे. एक था हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और एक था आपका सर्विस सेंटर. कॉस्ट सेंटर के अंदर हम जो है जो प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगती थी, और सर्विस सेंटर में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने ही कॉस्ट सेंटर की मदद के लिए सर्विस कॉस्ट सेंटर बनाया जाता था. मेंटेनेंस, सर्विस एंड मेंटेनेंस होता था, याद है. फिर आपका कैंटीन होता था, फिर स्टोर होता था. यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड में ही आएगा, लेकिन ये अपने ही कॉस्ट सेंटर की मदद के लिए बनाए गए हैं. तो ये एलोकेशन जो है इसका पहला स्टेप था. Overhead absorption stage 1. In the first stage of overhead apportionment, cost can be allocated directly to the, पहले से ही बटे बटाए होते हैं, चाहे वो कॉस्ट सेंटर में जाए या सर्विस सेंटर में जाए. यानी इनडायरेक्ट मटेरियल सारे सेंटरों में कितने कितने लग रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर सबके सुपरवाइजर अलग होंगे तो सबके अलग अलग होंगे. And they are must be shared on the fair basis between these cost center. वो तो आपके allocation में आता है. Apportionment is the procedure whereby indirect cost overhead are spread between cost center on a fair basis. Apportionment ये कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप. क्या आंसर है? अपॉर्चमेंट. रेंट याद है, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट पढ़ा था. फ्लोर, हीट, लाइट, रिपेयर, ये सब जो है फ्लोर एरिया में बढ़ता है. और जो फैक्ट्री का जो मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, मशीन की नेट बुक वैल्यू पे बढ़ता है. वो तो हमें खैर दिया हुआ होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. आप रेंट, रेट, मीटिंग, ये प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा.
ये तो प्रोडक्शन में ना हमारी फैक्ट्री का जो रेंट वगैरह सब जा रहा है, सब कुछ वही है, सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क कहाँ से आएगा, ये देखो, यहां से आपकी बात समझनी है कि कहां पर है। एग्जाम्पल बेसिस ऑफ अपॉर्चुमेंट, ब्रावो कंपनी इनकर्ड द फ्लो फॉलोइंग ओवरहेड्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री है, फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट है, हीटिंग है, लाइटिंग है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। फ्लोर एरिया दिया हुआ है, स्पेस प्रोडक्शन ए बी एक्स वाई, वॉल्यूम दिया हुआ है 3000, 6000, 2400 और 1600, और बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है। ऑन व्हाट बेसिस शुड बी ओवरहेड कॉस्ट बी अपॉर्शन बिटवीन द 4 कॉस्ट सेंटर। ये जो 4 कॉस्ट सेंटर में किस किस पे, हाउ मच ओवरहेड्स वुड बी अपॉर्शन टू ईच कॉस्ट सेंटर। अब ये देखो, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन को इन्होंने किस पे बांटा है, वॉल्यूम ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है ना, और ये फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन किसका दिया हुआ है, इक्विपमेंट का नहीं दिया हुआ, मशीनरी का नहीं दिया हुआ। अगर मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया होता तो वो बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट में बढ़ता, लेकिन फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन दिया तो वो फ्लोर एरिया पे बांटा है, तो फ्लोर एरिया पे वो बढ़ गया। फैक्ट्री रिपेयर भी फ्लोर एरिया पर, इसे कोई और बांटने का टूल नहीं है भाई। आपको इन 3 टूल्स में आपको जो है ना बांटना है बस। आगे बांटने के लिए 3 चीजें हैं, इसी में से आपको जो है सारे ओवरहेड्स को बांटना है। इक्विपमेंट इंश्योरेंस, हीटिंग है, लाइटिंग है, और हाँ ना, तो हीटिंग जो है वॉल्यूम में बढ़ दिया है, और लाइटिंग फ्लोर एरिया में, ये इसने बताया अभी तो ऊपर। हीटिंग लाइटिंग जो है वॉल्यूम और स्पेस में, तो ये बांट दिया है। फिर इन्होंने जो है बांटने का तरीका तो पता ही होगा या नहीं। डेप्रिसिएशन 1000 था, फ्लोर एरिया में 1000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइड बाय टोटल, 1200 जमा 1600 जमा 800 जमा 400, याद है। ये हमने बांट दिया है। क्लियर हो रही है बात, ये इसके लिए नहीं है। ये देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। Baldwin Co is preparing the production overhead budget, cost center expenses or related information has been budgeted as follow. Machine A, B, machine shop A, machine shop B, इनडायरेक्ट वेजेस ये दी हुई है। असेंबली कैंटीन में वेजेस सबको बटा बटाया दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस। कंज्यूमेबल मटेरियल में इंक्लूड है, मेंटेनेंस है, रेंट एंड रेट्स है, बिल्डिंग है। अच्छा, कंज्यूमेबल मटेरियल भी बटा हुआ दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, बिल्डिंग इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट डेप्रिसिएशन। हीट एंड लाइट अलग है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अलग है। अब देखो वैल्यू ऑफ, ये अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, वैल्यू ऑफ मशीनरी दी हुई है। ये देखो, कैंटीन की नहीं है और मेंटेनेंस की नहीं, तो कैंटीन और मेंटेनेंस में इनडायरेक्ट वेजेस की आ गया। देखो ये पहले से बटा हुआ दिया हुआ था, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्या चीज बटा हुआ दिया था ऑलरेडी पहले ही, कंज्यूमेबल मटेरियल जो है वो आपने बांटा है या बटा हुआ था। देख लेते हैं जरा, 16,900, 6,400, देख लो, 8,700, 1200, 600, बिल्कुल वही सेम है। रेंट एंड रेट से इधर से बात शुरू हुई है, क्या ख्याल है। रेंट एंड रेट से बात शुरू हुई है, मुझे बताओ, जरा कैलकुलेटर चलाना, जरा देख ले। 45,000 टोटल है, 45,000 टोटल है इन सब का। 45,000, अच्छा, रेंट जो ऊपर दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स 16,700 लिखना, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई बाय करना 10,000, मल्टीप्लाई करना 10,000 डिवाइडेड बाय 45,000, 3711 आ रहा है।
सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, यानी सही बांटा है हमने, देख लो। इस तरह से इंश्योरेंस जो है बटेगा। इंश्योरेंस किस में बट रहा है? एरिया में ही बट रहा है। इंश्योरेंस भी किस में बट रहा है? ये एक चेकलिस्ट जो है वो उस्मान जरा सा देख लेना, इसने जो ये ऊपर बताई हुई थी, ये रहा शेयर्ड ओवरहेड कॉस्ट आइटम, ये जो लिखा हुआ है, और बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, ये आप जरा सा पढ़ लेना कि इसने किस किस अंदर, पेज नंबर 177 पर ना, ये इस तरीके से बांट दिया। क्लियर हो रही है बात या नहीं? ये इस तरीके से हमने सारा बांट दिया है और ये टोटल कर दिया है। अभी तक कोई भी नई चीज नहीं आई है। ये आ गया ओवरहेड अपॉर्चमेंट, जो स्टेज 2 है, जिसको आप बोल रहे हो, इसने क्या कर दिया, अपॉर्चमेंट का नाम जो री अपॉर्चमेंट था उसका नाम स्टेज 2 रख दिया। तो इसने क्या इधर स्टेज 1 रखा था क्या? ओवरहेड अपॉर्चमेंट स्टेज 1, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओवरहेड अपॉर्चमेंट जो के सो कॉल्ड MA1 के अंदर री अपॉर्चमेंट कहलाता था, शायद, हो सकता है। The second stage of production overhead apportionment is to reapportion service cost center between the, बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में बांटने का नाम क्या है भाई? रीअपॉर्चमेंट है। लेकिन अभी आप ये देखो, द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉर्शन कंसर्न the treatment of service cost center. A factory is usually divided into several production cost center and also many service cost center might include the store or the canteen. अभी भी बात इधर से आएगी, मेथड्स ऑफ रीअपॉर्चमेंट, बस ये याद रख लेना। उधर जो है ना एक ही बांटने का टूल दिया होता था MA1 में। The reapportionment of service cost center cost can be done by a number of method. इधर से तुम कह सकते हो कि इधर से आपका MA2 स्टार्ट हो रहा है। You only need to know about the following two methods. एक का नाम क्या है उस्मान? डायरेक्ट मेथड ऑफ रीअपॉर्चमेंट, स्टेप डाउन मेथड ऑफ रीअपॉर्चमेंट, इसलिए ये चैप्टर को पढ़वाया। अब अगर हम इसकी एक समरी बनाए तो हमने ओवरहेड्स का चैप्टर ये हमने जो स्टार्ट करा था, overheads are made up of indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Overheads are made up of indirect material, indirect labor, and indirect expenses. नेक्स्ट अगर देखो तो इसके अंदर हमने लिखा था स्टेप्स टू
Calculate overheads. Steps to calculate overheads. There are three steps for calculating overheads. Full stop. These are अपॉर्चमेंट, नहीं पहले तो एलोकेशन है, फिर क्या है अपॉर्चमेंट, और तीसरा क्या है एब्जॉर्प्शन। अब आगे लिखोगे there are two different methods for calculating the second step of overheads, that is apportionment. अपॉर्चमेंट को दो डिफरेंट मेथड्स, दो डिफरेंट तरीकों से, अपॉर्चमेंट को दो डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक का नाम क्या है, नंबर वन डायरेक्ट मेथड ऑफ रीअपॉर्चमेंट, direct method of reapportionment, and the second one is step down method of reapportionment। सर इसका क्या, इन दोनों में क्या फर्क है, वो तो हम जब सवाल करेंगे तो उस वक्त ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट मेथड ऑफ रीअपॉर्चमेंट और स्टेप डाउन मेथड ऑफ रीअपॉर्चमेंट, ये एक आप कह सकते हो कि जिसके लिए पर्पसली जो है ये चैप्टर जो है डिटेल में करवाया गया, ये MA2 के अंदर नई चीज है। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके पास ये एक सवाल देखा है हमने, whichever method of reapportionment is used, the basis of apportionment must be fair। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप फेयर मेथड यूज करोगे, ये याद रख लेना। कभी भी आप ऐसा कोई मेथड यूज नहीं करना कि आपके पास ये समझ में आ रहा हो कि यार ये जो है फेयर आपने जो है अपॉर्चमेंट या जो है कैलकुलेशन ही किया।
A different apportionment basis may be applied for each service cost center. This is demonstrated in the following table. स्टोर के लिए क्या बोल रहे हैं? पॉसिबल बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, नंबर ऑफ कॉस्ट, वैल्यू ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। मेंटेनेंस के लिए आवर्स ऑफ मेंटेनेंस वर्क डन बाय ईच कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क इन ईच प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। सर ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो है ये पॉसिबिलिटीज जो आ रही हैं बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, ये इसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड ऑफ reapportionment, that is 4.2.1. The direct method of reapportionment involves apportioning the cost of each service cost center to the production cost center only. अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर को के ओवरहेड्स को, अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड्स को डायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हम उसको दोनों को सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ओनली, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड ऑफ रीअपॉर्चमेंट, जो कि हम MA1 में भी करते थे। या यूं कह लो कि MA1 के अंदर जो रीअपॉर्चमेंट हम करते थे वो सिर्फ हम डायरेक्ट मेथड ऑफ रीअपॉर्चमेंट करते थे। सवाल देख लेते हैं। The method is most easily explained by working through the following example. लेकिन यही ज्यादातर यूज भी होता है, लेकिन आपको Winfield को incurred the following overhead cost. Allocated cost प्रोडक्शन में 6,000, 4,000, स्टोर डिपार्टमेंट में 1,000 और 2,000। अपॉर्चमेंट कॉस्ट 2,000, 1,000, 1,000, 1,500 दी हुई। Production cost center P requisite materials to the value of 12,000. Cost center Q requisite 8,000 of material, $8,000 material. The maintenance cost center provide 500 hours of work for cost center P and 750 hours for the cost center Q. अब जरा और से सुनना, calculate the total production overhead cost center P and Q. Calculate the total production overhead cost center P and Q. सर कुछ बात समझ नहीं आई। स्टोर डिपार्टमेंट की वैल्यू ऑफ रिक्विजिशन जो है वो दी हुई है 2,000 रुपए दी हुई है ना, एलोकेटेड ये था, अपॉर्चन से आया था, तो टोटल ओवरहेड स्टोर के 2,000 है और मेंटेनेंस के 2,500 है मेरे बच्चा। 2,000 को हमने बांटा है और वो कह रहा है कि मटेरियल की वैल्यू थी 12,000 रुपए और मेंटेनेंस की जो है आर्स दिए हुए थे कितने? 500 आर्स दिए हुए थे कॉस्ट सेंटर पी और क्यू के। 12 और 8 कितने हुए? 12,000 और 8,000 कितने हुए? 20,000। तो अगर आप देखो तो ये किस तरह बटा है जरा बता दो मुझे। स्टोर के ओवरहेड्स का टोटल कितना आ रहा था? 2,000 ना। इस 2,000 को बच्चों हमने बांटा है 12 और 8 20 हो गए ना। 20,000 टोटल ओवर मटेरियल एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो दी है और ऊपर पहले प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पी की 12,000 थी, तो ये पी पे आ गया। और क्यू को अगर बांटना है तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और 8,000 था ना, और नीचे तो टोटल याद है 20,000। जरा बांट के देख लीजिएगा, ये आपके पास 1,200 इसके आ रहे हैं और 800 इसके आ रहे हैं। एग्रीड। अब 2,500 को बांटना है जो ओवरहेड एलोकेशन और अपॉर्चमेंट से टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर का जो टोटल आ रहा था दैट इज 2,500। उस 2,500 को हम जब बांटेंगे तो पी और क्यू के अंदर ना, तो हम टोटल जो है डायरेक्ट लेबर आवर्स के जो है ना उन्होंने आवर्स दिए हुए 500 आवर्स फॉर कॉस्ट सेंटर पी एंड 750। 500 और 750 कितने हुए? 1,250।
1250 घंटों में नीचे रख दिया, और 1250 ना, टोटल कितना हुआ? 500 और 750, 1250 ही हुए ना। तो 1250 ही हुआ, पहले वाले के 500 से बांटो और दूसरे को 750 से बांटो। 2500 मल्टीप्लाई 500, ये बांटा ना हमने, ये 1000 ये आ गए और 1500 यही आ रहे। ये दोनों जो थे आपके पास और ये आपके पास जो है ये कौन से थे? स्टोर था, ये हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हाँ, और ये मेंटेनेंस था मेरे बच्चे, तो हमने बहरहाल ये बांट दिया। अच्छा अब ये 2000 तो पहले ये टोटल को छोड़ो, 1200 इसके थे, 1000 इसके आ गए ना, 2200 नहीं, ये 2200 तो इसका टोटल आया ना, और शुरू के दिए हुए थे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के पी और क्यू के 8 और 5 दिए हुए थे, तो ये टोटल ओवरहेड्स ये आ गया बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 10,200, 7,300। क्लियर है बेटा? अच्छा अब क्या है, वर्किंग स्टोर कॉस्ट सेंटर, ये वही जैसे हमने कहा था वही बताया ना, 12,000 और 8,000 को जमा कर दिया, 20,000 आ गया, फिर 20,000 को नीचे रख दिया है, ऊपर 12,000 रखा, और कॉस्ट जो थी वो 2,000 रुपये ओवरहेड्स को बांटना था, जैसे अभी मैंने बताया। The total overheads now have been shared on the fair basis between the two production cost center. ये हमने करा था डायरेक्ट मेथड, जैसे हम करते हुए आए थे यार। ये एक और सवाल दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये भी आपके पास कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड और अच्छा ऊपर भी हमने डायरेक्ट मेथड ही करा हाँ। Carrying on from the question above, the table below show the overhead apportioned to the 5 cost center. Machine shop A, machine shop B. Assembly, canteen, maintenance, है ना? तो मेरे ख्याल से ये आपका सर्विस कॉस्ट सेंटर हो गया, ये भी सर्विस हो गया, 3 तो कौन से हुए? असेंबली प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, असेंबलिंग हो रही है ना, जहां पे कोई प्रोडक्ट पे जो है, और मशीन शॉप ए ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। याद करो हम ये लिखते थे P1, P2, P3, S1, याद आया? अब ये सारा इन्होंने दिया हुआ था, इनडायरेक्ट वेजेस सबके दिए हुए हैं, कंज्यूमर मटेरियल सबके दिए हुए हैं, रेंट एंड रेट्स दिए हुए थे बांट के, पावर हीट लाइट सबका टोटल ये दे दिया है, यानी कि एलोकेशन और अपॉर्चमेंट के बाद की फिगर्स ये आ गई है मेरा बेटा, ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
क्लियर हो रही है बात या नहीं? अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमें जो है इस सर्विस कॉस्ट सेंटर 1 और 2 जो है यानी कैंटीन और मेंटेनेंस जो है इनके ओवरहेड्स को बांटना है ए, बी और असेंबली डिपार्टमेंट में। नहीं यही बात समझ में? अब इन्होंने बांटने का जो टूल दिया हुआ है पावर यूजेज टेक्निकल एस्टिमेट दिया हुआ है टोटल, ये तो टोटल दिए हुए ना, इसको तो हटा दो। डायरेक्ट लेबर, मशीन यूजेज, एरिया स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। मशीन पावर यूजेज दिया हुआ था। अच्छा अब है क्या चीज? कैंटीन बांटना है ना पहले तो। Using the basis which you consider to be the most appropriate, calculate overheads total of Baldwin Co. 3 production cost center, machine shop A, machine shop B and assembly. टोटल ओवरहेड्स ये दिए हुए थे। रीअपॉर्चमेंट जो करा है इन्होंने कैंटीन का टोटल था 33,250, 33,250 को टोटल लेबर आवर्स पे करा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। टोटल लेबर आवर्स जो दिए हुए थे वो 35,000 दिए हुए थे। क्या ख्याल है बच्चों? 8,000, 6,200 और 20,800। तो ये इसी में हमने बांट दिया है 8,000, 6,200 और 20,800। तो ये 7,600, 5,890 और 19,760 आ गया और ये माइनस कर दिया। मेंटेनेंस को किस में बांटा इन्होंने? टोटल मशीन आवर्स से। मेंटेनेंस के ओवरहेड्स को किस में बांटा है? मेंटेनेंस का टोटल कितना था? 16,632। उसको हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट करा है किसमें? लेबर मशीन यूजेज आवर्स। ये रहा देखो। अगर देखा जाए तो सर हमें सिर्फ डायरेक्ट लेबर आवर्स की काम था। अच्छा एक और बात, मशीन आवर्स जो है असेंबली के अंदर लगे ही नहीं है क्या? हाँ सिर्फ 2 में लगे हैं। अच्छा ये एरिया का कोई काम नहीं है। क्या ख्याल है? पावर यूजेज का कोई काम नहीं हुआ। मशीन शॉप ए और मशीन शॉप बी में बांटा है बस, देख लो। ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा कहलाता है? डायरेक्ट मेथड फॉर रीअपॉर्चमेंट। पहले मेथड का नाम क्या था? डायरेक्ट मेथड फॉर। अब है स्टेप डाउन मेथड फॉर रीअपॉर्चमेंट। ये थोड़ा सा इतना कोई खास मतलब मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक चेंज है और यही समझ लो स्टेप डाउन मेथड में क्या क्या है। The direct method of reapportionment is simple, but it ignores the fact that there may be inter-service cost center work occurring. For example, the store department may do work for the maintenance department and vice versa. डायरेक्ट मेथड इग्नोर कर देता है जो आपस में इंटर सर्विस, जो आपस में दोनों ने खिदमत दी है ना, उसको इग्नोर कर देता है मेरा बेटा। सर आपकी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। मुझे बताओ कैंटीन का क्या काम होता है? कैंटीन जो होती है यानी कि वो नहीं, पूरी बात बोलो ना। कैंटीन जो है उसका काम क्या है कि दोपहर का लंच बनाती होगी और सारे मजदूर जितने भी डिपार्टमेंट के हैं, तो मेरा बेटा कैंटीन वाला खुद नहीं खाता होगा। नहीं यही बात समझिए। अच्छा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है भाई? मशीन मेंटेनेंस। अगर कभी कैंटीन की कोई मशीन खराब हो जाए, नहीं यही बात समझ में, कैंटीन की कोई मशीन खराब हो जाए, कोई पंखा खराब हो जाए, कोई एग्जॉस्ट खराब हो जाए, कोई चिमनी खराब हो जाए, तो क्या मेंटेनेंस वाला आके काम नहीं करेगा? यानी वो खिदमत आपस में इंटर सर्विस भी आपस में जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो डायरेक्ट मेथड जो है ना वो उसको इग्नोर कर देता था। अब ये जो स्टेप डाउन मेथड है ये क्या कह रहा है? द स्टेप डाउन मेथड ऑफ रीअपॉर्चमेंट रिकॉग्नाइज दैट इंटर सर्विस कॉस्ट सेंटर वर्क। This method of apportion the cost of service cost center to the other cost center.
but once the service cost center costs have been apportioned, no subsequent costs are apportioned to it. सर क्या मतलब? अभी आप देखिएगा, this method work as follow, where there are two service cost center. The simple principle is applied if there are more than two service cost center. The same principle is applied if there are, अच्छा ये कब होगा? जब दो सर्विस कॉस्ट सेंटर होंगे तो ना, जब से स्टार्ट होगा. Reapportion one of the service cost center overheads to all of the other cost center which make use of its services. प्रोडक्शन एंड सर्विस दोनों में बटेगा, लेकिन ये वही वाली बात है. Reapportion the overhead of the remaining service cost center to the production cost center only. The other service cost center is ignored. सर कुछ समझ नहीं आया, अब जरा समझिएगा. ये रहा स्टेप 4.2.4 example step down method. A company has two production cost center and two service cost centers, store and maintenance. Store और two production department में है, production P1 and this is P1, this is P2, this is S1 and S2. Clear है? ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है, वैल्यू ऑफ मटेरियल एक्विजिशन दिया है, मेंटेनेंस आवर्स यूज दिए हुए. द स्टोर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर डू वर्क फॉर ईच अदर एज शोन इन बिलो. देखो कितना जबरदस्त है, जरा समझिएगा. स्टोर डिपार्टमेंट ने जो काम किया है मेरा बेटा, 30% जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, 50% किसने कहा वर्क दिया था? P2. ये स्टोर की बात हो रही है, और स्टोर ने 20% मेंटेनेंस के लिए भी काम करा है. या यूं कह लो कि स्टोर में बहुत सारा जो है, बहुत सारी चीजें स्टोर डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की भी पड़ी हुई हैं. नहीं यही बात समझे, जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले ने कॉल करके स्टोर डिपार्टमेंट को बोला होगा ये भेज दो यार, वो जो तुम्हारे पास ऑयल रखवाया था, वो जो तुम्हारे पास ग्रीस रखवाई थी, वो भेजवा दो. तो स्टोर डिपार्टमेंट का बंदा ऑयल और ग्रीस लेकर गया होगा, यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट वाले ने सर्विस कॉस्ट सेंटर को भी खदमात दी हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो देता ही देता था, लेकिन उसको भी दिया है 20%, जब जाके पूरा 100% बना है. अच्छा, ऊपर के जितने सवाल थे उसके अंदर सर्विस कॉस्ट सेंटर का अपॉर्शन दूसरे प्रोडक्शन में ही होता था. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टेप डाउन मेथड. अभी करते हैं, फिक्र ही नहीं कर, टेंशन ही नहीं ले. हाँ मैं समझ गया. Using the information given above, reapportion the service cost center overhead cost using the step down method. Starting with the, ये तुम्हें पूरे देखना पड़ेगा पेपर में कि कहां से लेने का कहा है. इसके पीछे बड़े इंपॉर्टेंट बात है, कहां से स्टार्ट करना है. मतलब तुम गलती से मेंटेनेंस से नहीं कर देना, वरना गलत हो जाएगा. ये है इसके पीछे रीजन जो तुम कह रहे थे. अभी देखते हैं. अच्छा मुझे जरा बताओगे ओवरहेड का टोटल कॉस्ट कितनी दी है? P1 की कितनी दी है? 10,030, 8,970. स्टोर डिपार्टमेंट का टोटल दिया हुआ 10,000 और मेंटेनेंस का दिया हुआ 8,000. स्टार्ट कहां से करना है जरा प्लीज बता दो. स्टोर से. याद रखो भाई, कहां से स्टार्ट करना है? स्टोर से. और स्टोर ने वर्क करा है 30, 50 और 20. और मेंटेनेंस वर्क डन, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने जो काम किया है 80% जो है P1 के लिए, 10% P2 के लिए. यानी स्टोर की भी कुछ मशीनें खराब हुई होंगी तो मेंटेनेंस वाले ने आके सही करी होगी. अब ये सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. ये P1 का ये रहा, जरा देखिएगा. P1 में 10,030 था, 8,970 था, 10,000, 8,000. बहुत आसान है. ये आपने अपॉर्शन करा स्टोर डिपार्टमेंट के फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम. तो मुझे बताना स्टोर का टोटल कितना था? 10,000 था.
इस 10,000 को बांटो 30, 50 और 20% पे, तो मेरे ख्याल से स्टोर डिपार्टमेंट के 10,000 खत्म हो गए। लेकिन जब मेंटेनेंस का टोटल कितना था, उस 8 तो पहले से थे और अब स्टोर के और आ गए तुम्हारे पास 2,000। पहले तो टोटल 8,000 थे जो सवाल में दिए हुए थे, और 20% इसके और आ गए मजीद, तो कितना हो गए टोटल किसके, मेंटेनेंस के। अगर तुम सेकंड स्टेप में 8,000 बांट के आ गए तो 0 मिलेगा, इसलिए कि तुमने 2,000 को नहीं डाला। इसको इसी तरीके से कॉपी करोगे जब मैं बोलूंगा। पहले तुम क्या करोगे, ये अच्छा इसके है ना, ये फॉर्मेट को जरा याद रखना है। P1, P2, P3 मुझे नहीं पता कितने दिए हो, S1, S2, S3 दिए हो। सबसे पहले ओवरहेड्स टोटल लिख देना, सबके ओवरहेड्स टोटल लिख देना। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से बोला है वो लिखोगे, सबसे पहले उसको बांटोगे, उसको कर दोगे नेगेटिव के, वो तो खत्म हो गया सर। और जो बाकी के सर्विस कॉस्ट सेंटर थे उसके अंदर और कॉस्ट बढ़ेगी। फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे, मेरा कहने का मकसद है लाइन ड्रॉ सिर्फ करोगे सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर, इसलिए कि सर्विस डिपार्टमेंट में ऐड हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये ऐड हो गया तो ये 10,000 हो गया। अब तुम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को टोटल करो। अब तुमने देखो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जब करा ना, अब इधर इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, 80% इसका था, 10% इसका था, और 10% स्टोर ने भी यूज करा था। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? अब तुम जब इस 10,000 को बांटोगे, अब सुनना तो जरा गौर से सुनो, मेंटेनेंस कॉस्ट आर नॉट अपॉर्शन टू द स्टोर कॉस्ट सेंटर बिकॉज द स्टोर कॉस्ट हैव ऑलरेडी बीन, एक दफा नेगेटिव 0 हो गया तो अब इसके अंदर अब मजीद नहीं आएंगे, एक दफा खत्म हो गए जिसको बांट दिया तो अब उसको इग्नोर कर दोगे। अभी सुनते जाना। ये बताओ 80 और 10 कितने हुए यार, तो नीचे 90 रखा है। बताओ इसका टोटल कितना आया था, जल्दी बताओ। 10,000 करना, जरा कैलकुलेटर चलाओ जरा। 80/90, 10,000 10/90, 8889 कर दिया, और 1111 कर दिया। In the first, if the first apportionment have been the maintenance cost center, अगर पहला मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर होता, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर होता तो पहले 80 इसको देते, 10 इसको देते और 10 इसको देते और ये खत्म हो जाता, फिर ये इसमें ऐड हो जाता, फिर वो बांटा जाता, तो फिर मेंटेनेंस में नहीं आता, वो निल हो जाता। देखो, if the first apportionment has been done with the then the overheads of 8,000, पहले कितने 8,000 है ना, 8,000 have been apportioned, यही बोला था मैंने, 80 10 10 और ये खत्म हो गया, तो पहले के 10,000 तो थे ही ना, 10,000 में 800 और आ गए तो 10,800 हो गए। अब जब इसको बांटोगे तो इसने लिखा है 30 50, इसको इग्नोर कर दोगे, जब वो नेल हो गया तो उसको फिर नहीं बांटोगे। 30 और 50 कितने हुए, तो तुम नीचे 80 रखोगे। आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है। नोटिस हाउ द फाइनल रिजल्ट डिफर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द स्टोर कॉस्ट सेंटर और द मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर इज अपॉर्चन्ड। इधर टोटल कितना आ रहा है 21,919, इधर क्या आ रहा है 20। जो फर्स्ट से स्टार्ट होगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। आपने जब इसको बांटा 8,000 को बांटा तो ये हो गया दिल, और आपने इस 8,000 को जो बांटा था वो बांटा था 6,400, 800 और 800। अब इसका टोटल हो गया 10,800। हालांकि लिखा हुआ भी है कि स्टोर डिपार्टमेंट को के जो है ओवरहेड्स को किसमें बांटना है, लिखा हुआ भी है, लेकिन जब एक दफा ओवरहेड्स जो है इग्नोर खत्म हो गए, 0 हो गए, इसने ये बात, अब देखो, reapportion one of the service cost center overhead to all the other centers which make use of the service, production and service. Reapportion the overheads of the remaining service cost center to the only
द अदर सर्विस कॉस्ट सेंटर इज इग्नोर्ड। समझ में आ गई होगी बात होपफुली। ये जरा करके बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करो जरा। आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है आपके MA2 की बुक में, पेज नंबर 184 पे। पेज नंबर 184 पे एक सवाल दिया हुआ है। MA2 स्टडी टेक्स्ट ना। पेज नंबर क्या बताया? 184। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम ये? स्टेप डाउन मेथड। अब मेरा सवाल ये है, कितने सर्विस सेंटर हैं? 2, और 2 जो है मेरे ख्याल से 2 जो है प्रोडक्शन सेंटर होंगे। ये हो गया है प्रोडक्शन सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर, S1 S2। चलिए सवाल पढ़ते हैं। इनको हैज 2 सर्विस कॉस्ट सेंटर सर्विंग 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, 2 production cost center. Overhead costs allocated and apportioned to each cost center are as follow. 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? P1 P2। बताओ जरा मुझे ओवरहेड्स का टोटल कितना दिया हुआ है जरा। 97 दूसरे का कितना है? 84 93 15823 15। What next? Service 1 cost center is expected to work total 40,000 hours. For the other cost center, divide as follow. 20,000, 15,000 और 5,000। तो 20 और 15 हो गए 35 और ये 40। सही है। सर्विस 2 कॉस्ट सेंटर is expected to work for total 12,000 hours और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3, 8 और 1। सही है। अब ये हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा रिक्वायर्ड। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड यू टू रीअपॉर्शन द कॉस्ट of the 2 service cost center using the direct method of apportionment. Direct method यानी कि दोनों से दे दिया है। डायरेक्ट मेथड में अब अच्छा सर, अब ये डायरेक्ट मेथड दिया है तो क्या करेंगे बेटा? ये तो और आसान है, उसको इग्नोर ही कर देना है। सर्विस को डायरेक्ट मेथड में तो इग्नोर ही कर देते हैं। 20 और 15 को टोटल करो तो सबसे पहले अपॉर्चमेंट कर रहे हैं ना, तो ये अपॉर्चमेंट है। और कौन सा मेथड बोला था इसने? ये आ गया डायरेक्ट मेथड। तो P1 में बांट रहे हैं और किस में बांट रहे हैं? P2 में बांट रहे हैं। डायरेक्ट मेथड है ना। और सर्विस डिपार्टमेंट अपॉर्चमेंट करना है डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड से। और हम पहले किसको बांट रहे हैं? सर्विस 1 को ना। सर्विस डिपार्टमेंट 1 को बांट रहे हैं।
P1 में और P2 में 9384 9384। 20 और 15 कितने हुए? 35 ना। चलाओ जरा कैलकुलेटर। 53 और इसका और 9384 ये हमने बांट दिए। ये डायरेक्ट मेथड चल रहा है, ये स्टेप डाउन मेथड नहीं है। ये कौन सा मेथड है? हाँ क्या कह रहे हो? 40 टोटल करके देखो ये आ रहा है 9384। ये बांट दिया हमने। अब हम बांटेंगे अब हम जो है सर्विस डिपार्टमेंट 2 को बांटेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट 2। और अब मुझे बताओ P1 में P2 को और 15823 है ना? 15823। अब इधर जाके देखना पड़ेगा, हमने इसको इग्नोर कर दिया था, सही है ना? सिर्फ इन दोनों को लिया था, डायरेक्ट मेथड है ना इसलिए। और इधर भी हम इन दोनों को P1 और P2 ले लेंगे। 3 और 8, 3 और 8 हो गए 11 ना। चलाओ कैलकुलेटर। 43 और दूसरे का 15823। ये बांट दिया हमने। 11508। तो 15823 बन रहा है ना दोनों को मिलाकर। दोनों को मिला के बन रहा है ना? नहीं, अब इन सबको ऐड कर दो प्लीज। 97482 5362 और 4315। और कितना हुआ टोटल? 107। और इसका 849474010047। ये हमने डायरेक्ट मेथड से करा है। हाँ सवाल ये यार है अल्हम्दुलिल्लाह। 107 105 अल्हम्दुलिल्लाह देख लो। और 100477। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट। एक और चीज ये देख लो, ये हमने किससे ओवरहेड्स को करा है ये सवाल? हमने ये एग्जाम्पल करी है डायरेक्ट मेथड से करी है बच्चों। हमने ये एग्जाम्पल करी है डायरेक्ट मेथड से। सवाल पर जाते हैं जरा, एक सेकेंड। When you show the finance director should reapportion the cost center to service cost center, he said, did I say that we use the direct method? Well, I mean to say that step down method. Prove to finance director that you know how to use the step down method. Note, apportion the overhead to the service cost center first. कुछ भी नहीं, एक ही सवाल को दो तरीकों से करवाया है कि इसको अगर हम जो है
ये मैंने कॉपी करा पेज, और इसी सवाल को अब हम जो है ना किससे कर रहे हैं, स्टेप डाउन मेथड से कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है, और अब दूसरा मेथड कौन सा है, स्टेप डाउन। सबसे पहले ये लिख दिया, अपॉर्शन करेंगे। फर्स्ट कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टेड फ्रॉम S1, यही लिखा है ना उसमें। तो अब इधर जो है थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि ये आपका स्टेप डाउन मेथड है। स्टेप डाउन मेथड P1 P2 और S1 से स्टार्ट करना है ना, तो इसको S2 में बांटना होगा। क्या ख्याल है बेटा? और इसने जो दिया हुआ है सवाल में S2 में बांटना होगा, 5000 आ गया। तो ये 20, 15 और 5 को जमा करना, 40,000 आ गया। बांटना जरा जल्दी से। 15,000 को हम बांट रहे हैं P1 P2 और S2 में। सर्विस डिपार्टमेंट 1 को हमने बांटा है 4,690 और 92, और इसको हाँ 15, 20, 15। पहले क्या था, 20, 4,692। क्या हो रहा है? और S2 के बांट देना, क्या हो, कोई मसला थोड़ी है। 9382, इसका है 4,6, और 15,000 पे क्या आ रहा है आंसर, 35। और इसका S2 का लास्ट में ये टोटल करके जरूर देख लेना। 11, एग्री करते हो? अब क्या करो, इसको सिर्फ हम टोटल करेंगे। S2 का टोटल बताना। 16, पक्का? अब हम क्या करेंगे, S1 को तो बांट दिया ना, नहीं S1 को थोड़ी बांटा, स्टार्टिंग फ्रॉम S1 ना। हाँ S1 को बांट दिया ना। अब हम किसको बांटेंगे, S2 को बांटेंगे।
सर्विस डिपार्टमेंट टू, और अब मुझे बताओ किस में बटेगा, P1 P2 बस। लेकिन अब जो बटेगा सर्विस डिपार्टमेंट का वो बटेगा 16996 बटेगा। और आपको इधर से देखना है 3000 और 8000, क्या ख्याल है? 3000 और 8000 टोटल करो, चलाओ कैलकुलेटर, मुझे कैलकुलेटर चला दो। 4635 1 2 3 6 1 1 1 2 6 1, दोनों को ऐड करना, 16996 आता है। टोटल करना है इसका 97428, वन जीरो सिक्स, और इसका 182। चेक करते हैं जरा, ये तो इसका आंसर आया था और ये आया 106, अल्हम्दुलिल्लाह 101000827 परफेक्ट आया है। क्या ख्याल है? दोनों मेथड से कर लिया ये। ये जो है एक नई चीज करवानी थी बच्चे, बाकी सारी चीजें हमने इसके अंदर कंप्लीट आउट कर ली है। एब्जॉर्प्शन ओवरहेड के अंदर यही है जो हमने पढ़ा था कि ओवरहेड एब्जॉर्ब करने के जो है कोई भी एक मेथड होता है, आइदर जो है वो लेबर आवर्स के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है या मशीन आवर्स के। हर डिपार्टमेंट किसी एक ना एक के ऊपर बेस करता है। अगर उस डिपार्टमेंट में जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर वो उसमें मशीनें ज्यादा है लेबर कम है तो वो मशीन बेस हो गया, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लेबर ज्यादा है और मशीनें कम होती हैं तो दैट इज कॉल्ड लेबर बेस। तो वो आप जो है नंबर ऑफ लेबर आवर्स और नंबर ऑफ मशीन आवर से पर मशीन आवर और पर लेबर आवर आ जाता है, यही वही सारी चीजें। देन यू हैव टू फाइंड आउट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर और पर मशीन आवर या पर लेबर आवर निकालते हैं, और फिर इससे भी जो है हम प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकालते हैं। सारी वही चीजें हैं जो हमने डिटेल में पढ़ी थी, कोई इसमें एक डॉट का भी फर्क नहीं है सिवाय स्टेप डाउन मेथड के। ये आ गया था। इसके बाद
प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, याद करो ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालते थे पहले, OHR निकालते थे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे। और अगर नंबर ऑफ यूनिट सेम हो तो एक बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेम ना हो तो सबसे पहले जो है OHR को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट से, तो आ जाता है ओवरहेड एब्जॉर्ब। अच्छा, ओवरहेड एब्जॉर्ब को ऊपर रखते हैं और लेस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड को नीचे रखते हैं। पॉजिटिव में आंसर आया तो ओवर अप्लाइड, जिसको ओवर एब्जॉर्ब्ड भी कहते हैं, और वो कंपनी के लिए इनकम होती है, फायदा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम कर देना और ओवरहेड को डेबिट कर देना। इसकी एंट्री भी बता दी। लेकिन अगर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कम हो और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड जो नीचे वाले माइनस में है वो ज्यादा हो तो नेगेटिव में आंसर आएगा, यानी कि लेस में। तो ये कहलाएगा अंडर अप्लाइड, जिसको बोलते हो अंडर एब्जॉर्ब। और अंडर एब्जॉर्ब के अंदर जो है आपके पास जो है एंट्री बनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करोगे और इसके बाद जो है आप जो है एंट्री पास करोगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? तो ये हमने प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। वही सारी चीजें एक भी हमने तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्चुअल से ओवर अंडर अप्लाइड सब कुछ वही सेम है जो हमने MA1 का पढ़ा था। और अब ये जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जो है ये आपको करना है। अब इसके हम सवालात जरा से किट से कर लें साथ ही, तो हमारा ये कंप्लीट आउट हो जाए। किट में तुमने क्या बताया था मुझे? BPV किट के वो कर लिए थे हमने। ये आ गया आपके पास 8.1 से ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। A method of sharing overhead cost